करना दोनों के लिए कायदे के हिसाब से जरूरी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन ज्यादातर अपनी बातें ओरली होती है, और जब हम ओरली बातें करेंगे तब उसके अंदर क्या क्या तकलीफ है, सामने वाला अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो अपने को उसके अंदर प्रॉब्लम आने के चांसेस है। इसीलिए हमने क्या करना है, ज्यादातर लोग मार्केट में क्या करते हैं, मुंह बोली करते हैं कि आपने मुझे ये देना है, उसके खिलाफ मैं आपको ये पैसा दूंगा। और जब ये दोनों में से एक बंदा उसको फॉलो नहीं करता तब सामने वाला कोर्ट के अंदर जा नहीं सकता। इसीलिए हम एज ए एडवोकेट हमेशा बोलते हैं कि कितना भी सग्गा आदमी हो, सगे भाई से भी अगर आप व्यापार करोगे, सगे बेटे से भी व्यापार करोगे, क्योंकि वहां पे आप व्यापार कर रहे हो, वहां पे आप भाई का, बेटे का या आपके रिश्तेदार का व्यवहार से नहीं कर रहे हो। अगर आपको रिलेशन मेंटेन करने हैं तो आपने क्या करना जरूरी है, जो करना वो ऑन पेपर करना। कल तक क्या करते थे हम, ऑन पेपर करते थे। अभी हमने क्या करना है, ऑन पेपर करना है कि महीने क्या करना है, महीने आपको कितना प्रोडक्ट देना है, उसका क्वांटिटी क्या होने वाला है, उसका क्वालिटी क्या होने वाला है, ये सब पेपर पे आना जरूरी है। पेपर पे आएगा तो जिसने पेपर पे लिख के दिया उसको वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो पेपर पे नहीं आएगा तो उसने 19-20 किया तो हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। जब हम व्यवहार करने के लिए अच्छा रहता है कि मुझे आपको ये प्रोडक्ट देना है, ये क्वालिटी का देना है और आपको उसके बदले में मुझे पैसे देने हैं। ये चीज अगर आप मुंह से करके मुंह बोली करोगे तो उससे 100% तकलीफ होने वाला है, और उसका इफेक्ट ऐसा होने वाला है कि आपके बीच में जो सालों से रिलेशन थे वो रिलेशन खराब होने वाले। और टाइम पड़ा तो क्या होने वाला है, फिर वो जमात के अंदर उसके बारे में बातचीत होने वाले है कि मैंने उसके साथ व्यवहार किया था, उसने वो बराबर नहीं किया, और रिलेशन खराब होने वाले। तो एक बात की 10 बात होने वाली है। तो आगे इसके आगे क्या करना है कि कितना भी जूना क्लाइंट है हमारे में, हम हमेशा व्यापारी लोग बोलते अरे ये तो 10 साल से भी व्यवहार कर रहा हूँ, कल का जो बात था वो कल का बात था, आज का बात ऐसा है कि इसके आगे जब जिससे भी व्यवहार करोगे उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करने का, लिखा पढ़ी करने का, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर लेने का, जो आपके बीच में ठहरा है उसके अंदर वो लीगल राइटिंग करने का, वो नोटरी के सामने जाके नोटराइज करने का। तो उससे क्या होने वाला है, मैंने जो आपको जबान दी है वो जबान के तरफ हिसाब से मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, और आपने मुझे जो जबान दी है, क्या जबान दी है कि आप मुझे ये प्रोडक्ट दोगे तो आप मुझे ऐसा ऐसा पैसा दोगे, तो दोनों को वो हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और दोनों में से एक नहीं चलेगा तो वो सामने वाला बंदा या कोई भी थर्ड पर्सन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में थमा देगा और बोलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने ये कमिटमेंट किया था, आपका काम है ये फॉलो करना। हम दोनों समझदार लोग हैं, हम दोनों व्यापारी लोग हैं, हमें धंधा करना है, हमें व्यापार करना है, हमें कोर्ट कचहरी नहीं करनी है। कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी है, ये पार्टी को और वो पार्टी को, दोनों पार्टी को, एडवोकेट को फीस देना है। तो ये सब झंझट में गिरने के बजाय हम दोनों ने सामने बैठ के वो पेपर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट सामने रखने का, दोनों पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखा है वो हिसाब से करने का। एक जमाने में ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट होता था, अभी के जमाने में एक्सचेंज ऑफ मेल्स होता है, तो वो मेल करना बहुत जरूरी है। अगला बात ऐसा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, और वो बड़ा हुआ जो काम है, वो बड़ा हुआ काम मैंने आपको 100 पीसेस दे दिए, और आपने क्या बोला मुझे कि अबे मुझे 100 पीसेस के बाद में और एक 20 पीसेस चाहिए। तो मेरा आप सबको वापस एक सुझाव है कि वो 20 पीसेस जो सामने वाले ने मांगे उसका एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करो। ये सब क्यों करना है, रिलेशन अच्छा करने के लिए करना है। जो कुछ काम धंधे करते हैं उसके लिए अपन मेहनत करते हैं,
अपने फैमिली का टाइम छोड़ के उसके अंदर ये करते हैं। वो काम के सिलसिले में अपने अलावा अपने ऑफिस के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। वो ऑफिस के लोगों को अपने को हर महीना तनख्वाह देना पड़ता है। तो अगर अपना गाड़ी पटरी पे रखना है तो 100 प्रोडक्ट देने के बाद जो 20 प्रोडक्ट देने वाले हो उसका एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हो। तो फिर 20 प्रोडक्ट है तो फिर 10 प्रोडक्ट है तो 5 प्रोडक्ट है, कुछ भी करो, लेकिन एक खुद को एक डिसिप्लिन करो। इसके आगे मैं जो करूंगा वो कायदे से करूंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा उसका लिखा पढ़ी करूंगा, उसका मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगा। इससे क्या होने वाला है, आपको खुद को एक अच्छी आदत लगने वाली हो। अंबेकर साहब बैठे यहाँ पे, अंबेकर साहब जो बिजनेस कर रहे हैं उनका बेटा भी वही बिजनेस कर रहे हैं। अंबेकर साहब अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छे आदतें खुद को लगाएंगे तो बेटा भी अच्छे आदतें ही देखने वाला है, और बेटा भी बाप को फॉलो करने वाला है कि मेरे बाप ने धंधा ये तरीके से किया था, मेरे बाप ने मुझे धंधा ये तरीके से सिखाया है, तो मैं भी यही रास्ते पे चलूंगा। क्या होता है, अगर ये प्लेटफॉर्म अगर आप छोड़ते हो, पटरी छोड़ते हो, तो फिर क्या हो जाता है, हैरेसमेंट चालू हो जाता है। धंधे का टाइम छोड़ना और उसके पीछे भागना, धंधे के टाइम छोड़ना और 4 लोगों के पास जाके उसके बारे में अच्छा बुरा कहना, ये सब झंझट मत करो। जो कुछ करना है सिस्टमेटिक करो। निसार से मेरे 10 साल के संबंधी, इसलिए मैंने उसके साथ ओरली नहीं करना है। मुझे निसार के साथ जब तक मैं और निसार जिंदा हूं तब तक रिलेशन मेंटेन करने में अच्छा है। जो कुछ प्यार मोहब्बत है, हम दूसरे के पास घर पे जाएंगे, वो निसार मुझे बिरयानी खाने को बुलाएगा, वो बात अलग है। धंधे के टाइम पे धंधा ये लोग नहीं करते, सबसे अनफॉर्चुनेटली ज्यादा से ज्यादा चीजें ओरली करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में लिखा पढ़ी नहीं करते। ऐसा मत करो। जो करना है एक्सचेंज ऑफ मेल्स करो। आपने मुझे क्या देना है, आपसे मुझे क्या लेना है। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क जिसको बोलते हैं, वो स्मार्ट वर्क करोगे तो धंधे में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, शॉर्टकट करोगे, सामने वाला पैसा नहीं देगा, सामने वाला प्रोडक्ट नहीं देगा, काम धंधा छोड़ देने का, उसके पीछे भागने, अपना काम धंधा जो है, अपना जो रूटीन छोड़ने का, 4 नए क्लाइंट को मिलने को छोड़ने का। अजय वो पूछना चाह रहे अंबेकर साहब को। सर, हाँ, वन पॉइंट इज नाउ क्रिएट हियर। एक पॉइंट जरा यहाँ क्रिएट हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि मेल एक्सचेंज करने का, क्या कोर्ट में मेल एक्सेप्ट होता है? बराबर है। और एक बात सामने वाला ये बोले कि मेरे को मेल मिला ही नहीं, वो जंग में चले गया, मैंने देखा ही नहीं, तो ममता कुलकर्णीचे एवढे ड्रग्स वगैरे पकडले, तो बात ऐसा है कि पहले जमाने में हाँ बोलिए। पहले के जमाने में जो होता था वो ऑन पेपर होता था। अभी जो होता है वो सब कुछ ईमेल के द्वारा होता है। अगर आप इंडिया के अंदर बैठे हो, सामने वाला बंदा वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में जब बैठता है तब हर टाइम वो पेपर लेके नहीं बैठते। आज के तारीख में 80% जो व्यवहार होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ मेल्स होते हैं। जो मेल एक्सचेंज होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहा जाता है। सेक्शन 66B करके एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जिसके अंदर आप वो मेल के प्रिंट आउट लेके आप कोर्ट के अंदर कनेक्टेड आहे का त्याचं संभाषण ऐकू येते? हाँ आता हे अकील काजी साहब प्लीज म्यूट कीजिए। अकील काजी अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो भी कुछ होता है, आप जिसको SMS करो, आप जो भी करोगे उसको एविडेंटरी वैल्यू है, उसको लॉ के अंदर पढ़ा जाता है, उसको प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने मुझे, आपके और मेरे बीच में जब व्यवहार है, आपके और मेरे बीच में जब एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स है, मैं उसका एक प्रिंट आउट लेने वाला हूं और एक 66 इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, 1872, उसको आज के तारीख में उसको चलने के लिए 1872 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, ईमेल नहीं था।
तो कायदे में क्या हो जाता है, हर कायदे में अमेंडमेंट किया जाता है। जो परिस्थिति निर्माण होती है वो परिस्थिति जो है वो परिस्थिति कवर करने के लिए, कायदा तो पूरा नहीं बदल सकते, इसलिए उसके अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया जाता है। आपके 1872 के कायदे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का उन्होंने इनकॉर्पोरेशन किया है और उसको लीगल वैल्यू दिया है। तो वो जंक मेल में गया ऐसा नहीं बोल सकता, इसीलिए आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक्सचेंज ऑफ मेल के द्वारा आप ये कर सकते हो। और कोई सवाल? सर हेलो। बोलो बोलो। हाँ सर, सादिक सागर बोल रहा हूँ मैं। मेरा पेंट का दुकान है। अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई कस्टमर हमारे से बड़ा ऑर्डर देता है, वो बोलता है परचेज ऑर्डर मैं दे दूंगा आपको। परचेज ऑर्डर समझो फॉर एग्जांपल, अगर वो ऑर्डर है 5 लाख रुपए का, मैं उसको अगर बोलता हूँ कि मेरे को पीडीसी चेक दो आप, तो मैं आपको मटेरियल सप्लाई करता हूँ 1 महीने का है या 45 डेज का, जैसा भी पेमेंट टर्म्स है। वो बोलता है नहीं हम पीडीसी नहीं देंगे, हम आपको हमारे पे भरोसा रखो, हमारे पीओ पे ही भरोसा रखो और पीओ के हिसाब से ही मटेरियल सप्लाई करो। पर 99% टाइम ऐसा होता है कि वो पीओ का डेट निकल जाता है, मटेरियल भले ही करेक्ट टाइम पे सप्लाई करो पर वो पेमेंट नहीं आता है। तो आपने जो पॉइंट बोला कि आप एज अ रजिस्टर करके लो स्टैम्प पेपर पे, तो उसका क्या प्रोसीजर है और कितने वैल्यू के लिए कितना स्टैम्प पेपर का रिक्वायरमेंट रहता है, या तो अगर ऐसा कन्विंस किया जा सकता है कि कस्टमर को? ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के ये मुद्दे पे आता हूं। अपने को आदत क्या है कि मैंने 10 घंटा काम किया, 11 घंटा काम किया, 12 घंटा काम किया, 15 घंटा काम किया, तो ये जो कंसेप्ट है आज के तारीख में वो कंसेप्ट गलत है। आपका काम कैसा रहना चाहिए? स्मार्ट काम रहना चाहिए। एक शब्द आपके परमिशन से इस्तेमाल करता हूं, गधे जैसा काम नहीं करना। मैंने 15 घंटा काम किया, इसका मतलब मैंने बहुत काम किया, ये बहुत गलत है। स्मार्ट वर्क करो। आपके धंधे के अंदर, आपका जो कुछ भी धंधा है उसके अंदर जितना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो। अंबेकर साहब लिफ्ट के बिजनेस के अंदर है। कोविड के अंदर ऐसा चीज आया कि विदाउट लिफ्ट नीचे ऊपर आ सकती है। ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो। इसीलिए एक बात। दूसरा बात ऐसा है कि हमें दूसरी एक थोड़ी सी गलत आदत है कि मुझे ये साल में 100 नए क्लाइंट बढ़ाने हैं। मत करो। जो आदमी कायदे की भाषा नहीं समझता, जो आदमी कायदे की भाषा समझना नहीं चाहता, उसके साथ व्यापार मत करो। साल में 100 क्लाइंट बढ़ाने से बेहतर है 80 क्लाइंट बढ़ाओ, लेकिन अच्छी तरह से बढ़ाओ। 100 लोगों में से 80 लोगों का व्यापार किया, 20 लोगों ने आपको पैसा नहीं दिया तो आपने कुछ नहीं कमाया। अच्छा, पैसा कमाने से भी ज्यादा तकलीफ अगर क्या है, मेंटल हैरेसमेंट है ना। और जो मैंने बोला कि मैंने मेरा काम धंधा छोड़ने का और उसके पीछे भागते बैठने का। हम ऐसे एडवोकेट है जो लोगों को बोलते हैं एडवोकेट के पास बिना कारण जाओ मत। हम ऐसे एडवोकेट है जो लोगों को बोलते हैं कि एडवोकेट के जेब मत भरो। हम ऐसे एडवोकेट है कि लोगों को बोलते हो कि तुम्हारे पैसा आने के लिए तुमने ही कोर्ट के अंदर स्टैम्प ड्यूटी मत भरो। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर इसके आगे एक सिस्टम करो सब लोगों ने कि हर नए ट्रांजैक्शन के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूं। उसको 500 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके उसके अंदर लीगल लिखा पड़ी क्या करना है, आपने क्या देना है वो लिखना है। मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट देना है तो प्रोडक्ट कैसा चाहिए, उसका क्वालिटी क्या चाहिए, क्वांटिटी क्या चाहिए, उसका डायमीटर क्या चाहिए, उसके अंदर लिखो। और सामने वाले ने क्या लिखना है कि आप अगर इतना माल दे दियो तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आपने इतना माल देने के बाद इतना पैसा देने का, और उसको नोटराइज करो। दूसरा बात ऐसा है कि परचेस ऑर्डर करो। ये परचेस ऑर्डर होने से क्या होने वाला है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट तैयार होने वाला है कि सामने वाले ने मुझे कुछ परचेस करने की ऑर्डर दी है। वो परचेस ऑर्डर के अंदर बहुत से छोटे-छोटे क्लॉजेस रहते हैं, वो क्लॉजेस ठीक तरह से एडवोकेट से वो लिख के लो। और किसी काम के लिए सामने वाले को अगर पीडीसी मांगते हो
तो उसके अंदर आप क्या गलत करते हो? कुछ गलत नहीं। सामने वाला अगर आपको बोलता है कि मेरे पे भरोसा रखो, तो भरोसा रखने का सवाल भी नहीं। मैंने आपको जैसे बोला, बोलो 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 बोलो। करेक्ट करेक्ट है सर. एक पॉइंट आहे. अजय साहेब, तुम्ही सांगितलं का आता 500 रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर तुम्ही अग्रीमेंट करा. जर आपल्या कंपनीचे लेटर हेड वरती आपण अग्रीमेंट केलं आणि दोन्ही पार्टीचे साइन असेल, तर तो अग्रीमेंट कोर्टात धरलं जातं का नाही जात? छोट्या रकमेचा असेल, अगर छोटा रकम का है तो फिर वो करो. अगर बड़ा छोटा रकम नहीं, 5 लाख के ऊपर का रकम. 5 लाख का है तो उसके अंदर करो ना, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर ले लो, उसके अंदर राइटिंग करो, उसको नोटराइज करो. क्या होने वाला है? अगर आपका मार्जिन 100 रुपए है तो उसमें का 2 रुपए खर्चा होने वाले, होने दो ना. प्रोडक्शन 2 रुपए के बारे में सोचना है या 98 रुपीज के बारे में सोचना है? नहीं, हमारे इसमें क्या प्रैक्टिस है. हेलो, हमारे एलिवेटर फील्ड के अंदर प्रैक्टिस ये है, जो कोटेशन जो रहता है वो एक्सेप्ट होता है, उसके बाद उसी का एग्रीमेंट बनता है सेम, और एक पेज खाली ऐड होता है दोनों पार्टी के सिग्नेचर का कि हम एग्री करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपस में कर रहे हैं, और दोनों का साइन होता है, समझा, और अमाउंट रहता है इसमें. तो ये खाली हमारे लेवल पे ही नहीं, पर हमारे ब्रांडेड कंपनी के लेवल पे ही नहीं, एमएनसी कंपनी भी ऐसा ही करती है एग्रीमेंट. मैं ओटिस में था तो ओटिस में भी यही एग्रीमेंट था. आपने अभी मुझे जो बोला उसके अंदर सब कुछ ऑन पेपर आया. मैंने आपको पहले क्या बोला, कुछ भी करो लेकिन ओरली मत करो. अभी आपने मुझे जो बताया उसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे आया. क्वेश्चन पूछेंगे तो मीटिंग चलिए नहीं. ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे आने की वजह से कोई बंदा उसको नहीं करता है, तो आपके लिए वो चांस अच्छा है. इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं. आपके यहाँ पे पीओ जनरेट हुआ है, सामने वाला अपने लिफ्ट इंस्टॉलेशन करने के बाद पैसा नहीं देता, तो वो पीओ इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, वो पीओ लेके आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो कि ये हमारे बीच में पीओ हुआ था, ये मैंने उनको डिलीवर किया था, ये डिलीवर करने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट है. इसका मतलब सामने वाले ने मुझे पैसा देना बनता है, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है. जैसा अभी पूछा कि आप पोस्ट डेटेड चेक मांग सकते हो. जिसकी नीयत अच्छी है वो आपको पोस्ट डेटेड चेक दे देगा. जिसकी नीयत में खोट है वो आपको बहाने बताएगा कि मेरे ऊपर विश्वास रखो. ये विश्वास नाम की कोई चीज धंधे के अंदर नहीं रहती. मैं आपको माल दे रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी आपने मुझे पोस्ट डेटेड चेक देना है. ऐसा कोई बंदा शुरू में ही तकलीफ देता है, ऐसे आदमी से व्यवहार नहीं किया तो भी कोई तकलीफ नहीं. आप जो बोल रहे हो ये व्यवहार से बात कर रहे हो. जिसके नीयत पहले से ही खोटी है, वो जो आपको पीडीसी देने को तैयार नहीं है, आपको बोल रहा है विश्वास रखो, इसमें कुछ दम नहीं है. ओके, कंटिन्यू. और कोई पूछना चाहता है? अदरवाइज वी विल कंटिन्यू आगे. बोला जी. नहीं, मेरी को हेलो, कैन यू हियर मी? बोलो बोलो बोलो. यस, बोलो बोलो. कट हो गया. यानी व्हाट यू सेड के पीओ लेके पोस्ट डेटेड चेक लेके माल देना सेफ है. जो करना है ओरली कुछ मत करो, उसका लिए पीओ ले लो. कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए. अच्छा, आपके पीओ के अंदर क्या रहता है? जीएसटी नंबर रहता है. तो किधर तो भी इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट को भी उसका एक रजिस्ट्री रहता है कि ये व्यवहार हुआ था. अच्छा. आपका कुछ ऐसा क्या बोलते हैं ना, रफ चिट्ठी नहीं रहता है. आपका प्रॉपर डेटेड है, प्रॉपर रिसीट रहता है, उसको लीगल वैल्यू है. वाक साहब, हेलो. बोलो. वाक साहब, आई फील क्या यू आपका ये स्पीच कंप्लीट होकर वील गिव वन स्पेशल सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर दिस थिंग. तो ये बीच में अगर इंटरप्ट हो रहा ना तो वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर साहब. आपने डिसाइड करना, मुझे प्रॉब्लम नहीं. मेरे हिसाब से नहीं, मैं आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीबॉडी कि लेट वाक साहब फिनिश हिज लेक्चर एंड देन वी कैन आस्क हिम क्वेश्चंस. आई थिंक इट विल बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट. ओके, गो अहेड अजय. करना बोलो. करो अजय, आगे बोलो. ठीक. अभी तो क्या हुआ है,
कम से कम एक 20 सालों से ये चेक बाउंसिंग का जो है ये लफड़ा बहुत बढ़ गया है। पहले ये नहीं था। एक जमाना ऐसा था, यहाँ पे बहुत बुजुर्ग लोग भी है जो अभी 60 उम्र के 55-60 के आए हैं। वो टाइम था कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लोग जबान के लिए कुछ भी करते थे, एक बार जबान दे तो बात खत्म हो गया। अभी क्या हो गया, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी पैसा देना बंद कर दिया। तो कायदे के अंदर उन्होंने एक नया कायदा इस्तेमाल चालू किया, उसको 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोला गया। अगर मुझे निसार से पैसा आना है और अगर निसार पैसा नहीं देता तो मैं वो पीओ लेके कोर्ट में जाता था और मैं उसके खिलाफ सिविल सूट दाखिल करता था। लेकिन क्या हुआ, ये सिविल सूट दाखिल करने के लिए मेरा पैसा निसार से आना है, फिर भी मैंने क्या करना, उसके ऊपर मैंने जेब से 1 लाख रुपए को 6,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी भरना है। तो अगला हिसाब करो, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी कितना है, 1 लाख रुपए को 6,000। तो आपका रकम उसके ऊपर रहा तो हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी भरना है। अगर मैं काम करूंगा किसी का तो मैं बिना फी लेके काम तो नहीं करने वाला हूँ। तो पैसा भी मुझे आना है, स्टैम्प ड्यूटी मेरे जेब से भरना है, एडवोकेट को भी मैंने पैसा देना है। और ये सबको कितना साल लगेगा, तो निसार जब केस लगाएंगे तो उसका बेटे को जाना पड़ेगा। इसलिए कायदे के अंदर एक नया कायदा लाया है जिसको बोला गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसको बोलते हैं, आपकी हुंडी जो है उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलते हैं। आपकी जो प्रॉमिसरी नोट है वो प्रॉमिसरी नोट को आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलते हैं। और अपना जो ज्यादा से जो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल में आता है वो जो इसको चेक बोलते हैं। कि अगर मैं निसार को कुछ देता हूं तो निसार मुझे क्या बोलता है, जैसा भी निसार के बेटा ने बोला है कि पीडीसी दिया, ये आज माल लेके जाओ, 2 महीने के बाद का मैं तुम्हें चेक देता हूँ, 2 महीने के बाद चेक बोलो। तो ये चेक जो है ना, तो जो चेक कायदे के अंदर क्या बोला गया है कि निसार से मैं जब चेक लेता हूं तब ये चेक की अहमियत ऐसी है कि 2 महीने के बाद ये मेरे जेब में पैसा है। 2 महीने का बाद का जो मैं चेक लेता हूं उसकी अहमियत क्या है कि 2 महीने के बाद ये चेक मेरे जेब में पैसे आने वाला है, इसीलिए मैं चेक ले रहा हूं। अगर मेरे दिमाग में डाउट है ये 2 महीने के बाद ये पैसे मेरे जेब में नहीं आने वाले, अगर मेरे दिमाग में डाउट है कि 2 महीने के बाद ये चेक में बैंक में डिपॉजिट करने वाले के बाद बाउंस होने वाला है, तो मैं चेक लूंगा नहीं। कायदा क्या बोलता है, चेक देना इसका मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिसरी नोट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या बोला है, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या है, मैं आज के तारीख में आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ। चेक का मतलब क्या है कि मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूँ 2 महीने के बाद आप जब चेक डिपॉजिट करोगे तब वो आपको ऑनर होने वाला है, आपको पैसे मिलने वाला है। लेकिन ये जब देखा गया कि लोग चेक देने के बाद भी क्लियर नहीं कर रहे, तो कायदे ने क्या किया, हम पीछे हमने क्या डिस्कस किया, सिविल कोर्ट में जाना है, 1 लाख रुपए के लिए 6,000 रुपए स्टैम्प ड्यूटी भरना है, एडवोकेट फीस देना है, सालों साल चलना है। उसको क्या अभी क्या होना चाहिए, कायदे के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों के मन में डर आना चाहिए। इसीलिए ये जो चेक बाउंसिंग है उसको क्या बोला गया है, क्रिमिनल ऑफेंस बोला गया है। कि अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो आई कैन फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट दैट पर्सन। और मैं कोर्ट में क्या मांगता हूं कि जो आदमी का चेक बाउंस हुआ है उसको कम से कम 3 महीने का, ज्यादा से ज्यादा 2 साल की कैद होनी चाहिए। मैं कोर्ट के अंदर पैसे मांगने के लिए नहीं जा रहा हूं, पैसे मांगने के लिए मैं सिविल कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, सामने वाला मेरा 2 साल का पहचान वाला रहता है तो मुझे उसको जेल के अंदर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इसलिए चेक बाउंसिंग केस के अंदर ज्यादातर केस में क्या हो जाता है, सामने वाला आज कल महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्या बोलता है, तुम्हारा पैसा उसका ऊपर तुम्हारा बैंक रेट से बैच और तुमने जो खर्चा किया है ये ले लो और मुझे माफ कर दो, ये हिसाब से। इसीलिए क्रिमिनल केस होने के बावजूद भी लॉ के अंदर उसको एक शब्द इस्तेमाल किया है जिसको कंपाउंडिंग ऑफेंस बोला है।
कि मुझे केस लगाने का अधिकार है तो मुझे केस विड्रॉ करने का भी अधिकार है। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो आपको पुलिस चौकी में जाना पड़ता है। पुलिस चौकी में जाने के बाद आपका जब एफआईआर रजिस्टर होता है तब उसके अंदर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो है, आप कहाँ पे रह रहे हो, महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कंप्लेनेंट हो जाता है। आप कौन बन जाते हो? ओरिजिनल कंप्लेनेंट। चेक बाउंसिंग के अंदर क्या है? प्राइवेट कंप्लेंट है, आपने कोर्ट में जाके दाखिल किया है तो आपको दाखिल करने के अधिकार है। अगर आपको सामने वाला आपकी माफी मांगता है, आपके पैसे देता है तो आपको विड्रॉ करने के अधिकार है। उसको अभी क्या है, चेक के बारे में क्या ध्यान में रखना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात। कुछ महीनों पहले चेक की वैलिडिटी 6 महीना थी। ये मालूमात होना जरूरी है। किसको मालूमात होना चाहिए? आप बिजनेस ओनर हो, आपको मालूमात होना जरूरी है। ये किसको मालूमात होना चाहिए? आपका जो अकाउंटेंट है उसको मालूमात होना चाहिए। आपके गले के अंदर चेक है लेकिन चेक आपने क्या किया, उसका तारीख ही नहीं देखा। 6 महीने के बाद वो चेक डेड होने वाला है। चेक के अमाउंट ऊपर कितना अमाउंट है? 10 लाख रुपए। 6 महीने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाने वाली। 0 का मतलब क्या है? आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दाखिल नहीं कर सकते। हर जितने कायदे बनाए उसके पीछे उन्होंने वो क्या बोलते ना, कायद्याला पळवाटा काढले। त्यामुळे हा जो चेकचा जो विषय होता हा इफेक्टिव्ह होण्यासाठी कायद्यामध्ये परत अमेंडमेंट केली। काय अमेंडमेंट केली की मी आज चेक दिला तर तो 6 महिन्यानंतर वाटणार आहे, त्या चेकची व्हॅलिडिटी 6 महिने राहणार आहे। मग तो चेक अजून इफेक्टिव्ह जर करायचा असेल तर त्या चेकची व्हॅलिडिटी कायद्याने 3 महिने केली। हे सुद्धा सगळ्यांना माहिती असणं आवश्यक आहे। चेक वरती जर आजची तारीख टाकली तर आजपासून 90 दिवस त्या चेकची व्हॅलिडिटी आहे। 91व्या दिवशी त्या चेकची व्हॅलिडिटी निघून जाणार आहे। त्याच्यामुळे आपल्याला काय करणं आवश्यक आहे की हे आपल्याला माहित असणं आवश्यक आहे। आपल्या कुठेतरी ऑफिस मध्ये कुठेतरी आपल्याला ते नजरेसमोर दिसेल असं आपल्याला माहित असणं आवश्यक है कि जो मुझे चेक मिला है मुझे वो 90 दिन के अंदर डिपॉजिट करना है। ये दूसरा बात क्या है कि अगर वो चेक आप डिपॉजिट करते हो तो एक तो वो ऑनर होना है, ऑनर हो गया तो बात खत्म हो जाता है, या फिर डिसऑनर होना है। तो डिसऑनर होने के बाद भी आपको क्या ध्यान में रखना है कि बैंक का चेक डिसऑनर होने के बाद आपको एक मेमो मिलता है बैंक से। वो मेमो के अंदर क्या होता है, रीजन लिखा जाता है, इनसफिशिएंट फंड्स। ये चेक 10 लाख का है लेकिन खाते के अंदर तो लाख ही रुपए है, तो चेक तो क्लियर होना ही नहीं है। तो आपको वो जो बैंक मेमो मिलने वाला है, बैंक मेमो के ऊपर जो तारीख है, तो तारीख के अंदर आपको 1 महीने के अंदर आपको नोटिस भेजनी है। ये दूसरी चीज हर आदमी को मालूमात होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, आपके अकाउंटेंट को मालूम होना चाहिए, आपका जो सेल्स ऑफिसर है उसको मालूमात होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, चेक बाउंस होने के बाद 1 महीने के अंदर आपने एडवोकेट के थ्रू उसको नोटिस भेजना जरूरी है। ये जो चेक बाउंसिंग का जो सब्जेक्ट है ये पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है। 30 दिन का चेक की वैलिडिटी, मेमो का तारीख से 1 महीने के अंदर आपको नोटिस भेजना है। नोटिस के अंदर भी जो जो चीजें है वो सब टेक्निकल राइटिंग होना चाहिए। उसके अंदर आप कौन है ये पहले पैरे में आएगा, सामने वाला पार्टी कौन है वो दूसरे पैरे में आएगा। मेरा ये बिजनेस है, मैं प्रोप्राइटर हूँ, सामने वाली पार्टी कौन है, एबीसी कंपनी है, उसके एबी ये पार्टनर है, ये सब उसके अंदर लीगल राइटिंग होना जरूरी है। अगर आप टेक्निकल चीजें फॉलो करते हो तो आप आधी केस जीत जाते हो। सामने वाले ने मुझे चेक क्यों दिया, उसको मैं देना लगता था इसलिए चेक दिया, आपकी आधी केस वहां पे क्लियर हो जाती है। तो आपने क्या करना है, बाउंस होने के बाद 1 महीने के अंदर आपने उसको नोटिस भेजनी है। वो नोटिस उसको जिस तारीख को मिल जाएगी, वो नोटिस मिलने के बाद वो सामने वाले ने 15 दिन के अंदर आपको पैसा देना जरूरी है। अगर वो बंदा पैसा नहीं देता है तो 16वें दिन अब उसने ऑफेंस किया ऐसा
कायदा बोलता है। 15 दिन के अंदर आपको पैसा देना है। 15 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया, जिस दिन 16वां दिन निकलेगा उस दिन उसने ये ऑफेंस कर लिया, तो वो 16वें दिन के बाद 1 महीने के अंदर आपने कोर्ट के अंदर के खिलाफ एक क्रिमिनल केस दाखिल करना जरूरी है। ये टेक्निकलिटीज एडवोकेट को नहीं, आप धंधा करते हो, आप व्यापार करते हो, इसलिए आपको मालूमात होना जरूरी है। आप व्यापार करते हो इसका मतलब 100% आप नहीं देखते हो, आपका अकाउंटेंट भी देखता है, सेल्स ऑफिसर भी देखता है। ये सब लोगों को ये चीजें मालूमात होना जरूरी है। ये टेक्निकलिटीज के अंदर आपने आगे पीछे किया तो आपके टेक्निकल केस को तकलीफ होने वाली है। अगर आप केस लेट दाखल करते हो तो आपको वापस डिले कंडोनेशन, ज्याला आपण उशिरा माफीचा अर्ज दाखल करावा लागतो। वो डिले क्यों हुआ उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। अगर आप बोलते हैं कि मैं बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट उसको अटैच करना पड़ता है। इसलिए क्या है, सब तारीख चीज ध्यान में रखना, वो फॉलो करना। अभी उसके अंदर एक चांस ऐसा है कि समझो सामने वाले को एडवोकेट के थ्रू नोटिस जाने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि ये जो आपका चेक बाउंस हुआ है, तो ये चेक बाउंस से नोटिस जो आपको मिली है उसके ऊपर आपको क्या कहना है। ये बाबा ये आपका माल खराब था, आपको ये चेक आपने जो दिया है ये आपको देना नहीं लगता। आपका पूरा आपको डिफेंस लिखने के लिए आपको वो 15 दिन का मौका दिया। एक तो पैसा दे दो, पैसा नहीं देते हो तो उसके खिलाफ आप रिप्लाई दे दो कि ये जो आपने मेरा जो चेक डिपॉजिट किया है 10 लाख रुपए का, ये 10 लाख रुपए में आपको पैसा देना नहीं लगता। ये उसको एक मौका कायदे ने दिया है। अभी दूसरा बात ऐसा है कि ये जो चीजें है 3 महीना, उसके बाद में मेमो के बाद 1 महीना, उसके बाद में 15 दिन के अंदर उसने पैसा देना या फिर आपको रिप्लाई देना, वो 15 दिन के बाद 1 महीने के अंदर आपने कोर्ट में जाके केस दाखिल करना, ये जो चीजें है। अभी इसके अंदर भी आपको 10,000 को 200 रुपए के हिसाब से स्टैम्प भरना पड़ता है। ये स्टैम्प पहला नहीं था, अभी क्या हो गया है 10,000 रुपए को 200 रुपए। अभी वो हिसाब से आप मल्टीप्लाई करो, 1 लाख रुपए का चेक है तो आपको 2,000 रुपए का स्टैम्प भरना है। 10 लाख का चेक है तो आपको 20,000 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी भरना है। लेकिन इसके अंदर क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है। चेक बाउंसिंग है तो सामने वाले को समन्स जाने वाला है, सामने वाले के दरवाजे में पुलिस जाने वाला है। समन्स आने के बाद उसको कोर्ट में हाजिर होना है। अगर वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो सामने वाले के खिलाफ वारंट निकलने वाला है। वो वारंट के ऊपर अगर वो कोर्ट के अंदर नहीं जाता है, पुलिस आके उसको अरेस्ट करने वाली है। ऐसा कौन सा व्यापारी है जिसको उसके दरवाजे में पुलिस गया अच्छा लगता है? इसीलिए ये क्रिमिनल ऑफेंस होने के बाद से लोगों के मन में डर है, तो लोग क्या करने वाले, उसको फॉलो करने वाले हैं। और जब भी आज उनके जेब में पैसा नहीं, लेकिन जिस दिन उनके जेब में पैसा आने वाला है उस दिन वो सामने वाले के पास जाने वाले हैं, उसको बोलने वाले कि क्या तुम्हारा हिसाब है, मुझे बोलो, मैं पैसा देने को तैयार हूं। ये जो क्रिमिनल का मैंने जो अभी बताया, अगर ये पीरियड आप फॉलो नहीं करते हैं, आपको चेक दे दिया, आपने चेक 90 दिन के अंदर कोर्ट के अंदर भरा, 90 दिन के अंदर वो चेक बाउंस होने के बाद मेमो के तारीख के बाद में नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस भेजने के बाद आपने जो महीने के अंदर केस दाखिल करना जरूरी। आवाज नहीं आ रही। अगर आप वो केस तो नहीं दाखिल करते हो तो फिर अपने पास एक दूसरा रेमेडी है। वो रेमेडी को बोलते हैं समरी सूट, जो सिविल में कहा जाता है समरी सूट। ये सिविल एक्शन है, लेकिन ये ज्यादा थोड़ा एक्सपीडिएट है। पहले जैसा रेगुलर मैटर था वैसा ये नहीं होते हुए। इसके अंदर क्या आवाज कट जा रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है अजय। बराबर है, ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा तो मैं 2 मिनट में दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हो जाऊंगा। लास्ट के 30 सेकंड्स को सुनाई नहीं दिया। एक क्रिमिनल एक्शन के अलावा अपने को समरी सूट करके जो है उसके अंदर हम
सिविल कोर्ट में जाके उसका पीरियड है 3 साल का। नोटिस भेजने के बाद 3 साल के अंदर आप वो सामने वाले पार्टी के खिलाफ सिविल कोर्ट में समरी सूट दाखिल करते हो। मैं मेरे दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होता हूँ 2-3 मिनट में। ओके ओके, परफेक्टली ऑलराइट। दो मिनट में वो रिज्वाइन होंगे। हाँ, दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हैं, आ गए। यस तो जब चेक बाउंसिंग का काम नहीं होता है तब हम सिविल कोर्ट के अंदर जाकर समरी सूट दाखिल करते हैं, जिसको अपने को 3 साल मिलते हैं। तो वापस वही बात है कि अगर हम व्यापार करते हैं, अगर हमें स्मार्ट बिजनेस करना है, तो ये तारीख एडवोकेट को नहीं, आपको भी मालूम रहना जरूरी है। आप ध्यान में रखोगे तो उसका फायदा होने वाला है। वापस सबको एक सलाह ऐसा है कि डॉक्टर जो रहता है वो अलग अलग प्रकार के डॉक्टर रहते हैं। पहले के जमाने, अपने पिताजी के जमाने में जनरल फिजिशियन था, लोग जनरल फिजिशियन के पास जाते थे और जनरल फिजिशियन को पूरे आपको बॉडी के पूरे पुर्जे के बारे में मालूम था। अभी क्या टाइम आया है? अभी टाइम आया है स्पेशलिटी, अभी टाइम आया है सुपर स्पेशलिटी। इसलिए हमेशा ध्यान में रखो, जब भी कोर्ट में जाने का टाइम आता है, जब भी एडवोकेट के पास जाने का टाइम आता है, तब जिसका जो स्पेशलाइजेशन है उसके पास ही जाओ। सिविल के काम के लिए क्रिमिनल के वकील के पास मत जाओ, क्रिमिनल के काम के लिए सिविल के वकील के पास मत जाओ। जो फैमिली मैटर देखता है वही फैमिली मैटर के पास चले जाओ। बात नंबर 1। दूसरा बात ऐसा है कि आप व्यापारी हो, आपको जानकारी है, आपको मालूमात है, सामने वाला एडवोकेट भी हो, लेकिन वो जब बात करता है तब आपको मालूम होना चाहिए कि ये सेंसेबल बात कर रहा है या ये बकवास कर रहा है। अगर कोई बकवास कर रहा है तो आपको उतना अधिकार है उसको पूछने का कि आप तो बकवास कर रहे हो। अगर सामने वाला जेन्युइन है तो आपका ये बकवास चीज के वो कोई उसका गलत मतलब नहीं निकालने वाला। आवाज ब्रेक हो रहा है जी। को चले जाओ ना, आपका प्रॉब्लम है तो नहीं तो मार्केट में क्रिमिनल का मैटर है तो मार्केट में पूछो कि क्रिमिनल काम करने वाला कौन एडवोकेट है। ज्यादातर गलत आदमियों के पास जाके क्या हो जाता है, फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाता है, टेक्निकलिटीज मालूम नहीं रहती है। इसीलिए इसके बारे में हमेशा ध्यान रखिए, जिसका वो जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशलाइजेशन के पास जाने से आपको फायदा होने वाला। और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है।
आज के तारीख में एक नया प्रोविजन कायदे के अंदर आया है। अभी ये जो कोर्ट के अंदर लाखों केसेस है, तो अभी क्या किया है, कायदे में प्रोविजन है जिसके अंदर जिसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं, जिसको मीडिएशन बोलते हैं, जिसको कंसिलिएशन बोलते हैं। इसका बोलना क्या है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज आएगा, जो क्लॉज के अंदर लिखा जाएगा कि ए और बी के अंदर जब व्यवहार हो रहा है, अगर गलती से कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट के अंदर मत जाओ, कोर्ट के अंदर बहुत से केस पड़े हैं। उससे बेहतर है आप वो आर्बिट्रेटर जो है, एक जो थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन के पास जाओ, आपकी जो व्यवहार है व्यवहार के बारे में उससे बात करो, और वो थर्ड पर्सन, वो आर्बिट्रेटर आपका मैटर सुनेगा, आपका जो लिखा पढ़ी हुआ है वो लिखा पढ़ी पढ़ेगा और आपको जानकारी देगा। तो एक आर्बिट्रेटर करके है, कोर्ट के अंदर एक मीडिएटर करके रहता है, या कोर्ट के अंदर एक काउंसिलर करके रहता है। कोर्ट का भी क्या बोलना है कि कोई भी मैटर चलने से पहले दो पार्टी को सामने बिठाओ, उनसे बात करो। समझदारी इसमें ही है कि जब भी ये मौका मिलता है तब बैठो, सामने वाला सुनने को तैयार है तो सुनो। सालों साल कोर्ट में मैटर चलाने से कुछ नहीं होता। कोर्ट के अंदर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है अपने धंधे के अंदर टाइम। वो सामने वाले के साथ बैठ के अगर दो पैसा कम जाता होता है, होने दो, कोई तकलीफ नहीं है। तो दो पैसा 19-20 होने वाला है, मैटर खत्म होने वाला है, अपना कोर्ट का जो चक्कर मारना है वो बंद होने वाला है, एडवोकेट के ऑफिस में जो चक्कर मारना है वो बंद होने वाला है। अपना व्यापार जो हम सालों से करते आ रहे उसके अंदर थोड़ा और टाइम देंगे। कोर्ट का टाइम, एडवोकेट के ऑफिस के जाने का टाइम अगर आपने खुद के धंधों के अंदर दोगे तो उससे अपना बरकत होने वाला है। तो बरकत के बारे में सोचो। उसके बाद में ऐसा है कि जितना ये सब जो है, जितना कि जब भी टाइम आता है तो बैठो, डिस्कस करो और खत्म करने के बारे में सोचो। आप किसी भी एडवोकेट के पास जाने के बाद जो सच्चा एडवोकेट है वो आपको पहले दिन ही बताएगा कि आपके मैटर के अंदर क्या मेरिट है, क्या मेरिट नहीं है। एक आदत डाल लो, जैसा अपना फैमिली डॉक्टर रहता है वैसा एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो। आज के तारीख में ऐसा है कि आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी थोड़ा बहुत कमी करोगे, कंप्लायंसेज आज के बजाय कल भरोगे तो इमीडिएटली आपको नोटिस होने वाला है। सब सेंट्रलाइज हो चुका है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चाबी जैसा डॉक्टर होना चाहिए वैसा एक अच्छा सीए आपके पास होना चाहिए, वैसा ही आपके पास एक अच्छा एडवोकेट होना चाहिए। आप आपके धंधे के अंदर जितने भी माहिर हो तो वो आपके धंधे के अंदर आपके माहिर होने के लिए आपको सलाम है। लेकिन आप जब भी कुछ भी बड़ा डील करते हो तब एक शब्द एडवोकेट को पूछो। आप किसी बंदे के साथ व्यवहार करने के बाद आपको किसी दिन मालूम हो जाता है कि ये बंदा थोड़ा सा अभी जरा हिलने लगा है, 19-20 करने लगा है, इमीडिएटली एडवोकेट के पास जाओ। एडवोकेट के पास जाके उसका सलाह ले लो। सलाह लेने का मतलब कल इमीडिएटली सुबह उठ के कोर्ट के अंदर जाना नहीं है। जोर का धक्का धीरे से लगे। अगर आपको मालूम हो जाता है कि ये सामने वाला आदमी के उसके स्वभाव के अंदर क्यों उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, आपका एडवोकेट बताएगा। बड़े डील के टाइम एडवोकेट से एक बात करो। कोई भी आपका जूना क्लाइंट है, जूना है, उसको रिस्पेक्ट है। किसी भी आज के तारीख ने हमें ये सिखाया है कि कल क्या था इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आज वो क्या है। बड़े बड़े लोग हैं जो दिल से पाक है, लेकिन मार्केट सिचुएशन होने की वजह से उनको कोलैप्स होना पड़ेगा। इसीलिए सबके साथ क्या करना है, व्यापार के तरफ से व्यापार, प्रोफेशनली व्यापार करना है। तुम उनके मोहब्बत में गिरोगे, तुम उसके साथ दोस्ती करोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हर चीज के अंदर जब भी अपने को डाउट आता है, डाउट मन में मत रखो, इमीडिएटली एडवोकेट के पास जाओ, बैठो, चर्चा करो। एडवोकेट के पास जाने का मतलब कोर्ट के अंदर केस दाखिल करने जैसा नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीजों ध्यान में रखोगे, बात करोगे, तो आपको मालूमात होने वाला है कि हम बराबर ट्रैक पे जा रहे हैं।
और वो बराबर ट्रैक पे जा रहे हैं, जब आपको मालूम होगा तब आप पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर कर सकते हो। अभी इसके ऊपर तो बहुत से लॉ है, कायदा है, कंज्यूमर कोर्ट है। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कौन जा सकता है? जिसके अंदर प्रोडक्ट जो मैंने लिया है, जिसके अंदर डिफेक्ट है, तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता हूँ। यार डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के बारे में जा सकता हूँ। जो कुछ सर्विसेज है वो सर्विसेज है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो प्रोफेशनल सर्विसेज देना जरूरी है, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने क्या करना जरूरी है, उसके पास जो एक्सपर्ट नॉलेज है वो एक्सपर्ट नॉलेज उसने इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर किसी का कोई गुजर जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि उसने उसका एक्सपर्ट सर्विसेज नहीं दिया है। तो डिफेक्ट इन प्रोडक्ट एंड डिफिशिएंसी इन सर्विसेज जब हो जाती है तब आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। कायदे के अंदर नया एक कायदा है जिसको रेरा बोलते हैं। ये रेरा किसके लिए है? बिल्डर लोगों के लिए है। ये रेरा में कौन किसको जाना पड़ता है कि जो बिल्डर ने जो कमिटमेंट किया है, अगर वो कमिटमेंट नहीं फॉलो करता है, या फिर कुछ चीजों जो है, आप कुछ एमिनिटीज के बारे में आपको बोला है कि आपके टाउनशिप के अंदर मैं आपको एक चीज दूंगा, बे चीज दूंगा, सी चीज दूंगा, लेकिन ये कंप्लायंस से जब वो नहीं करता है तब सामने वाला आदमी वो रेरा कोर्ट में जा सकता है। जब रेरा नहीं था तब लोग कहाँ पे जाते थे? सिविल कोर्ट में जाते थे। सिविल कोर्ट को दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या है? कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट क्यों निकला? सिविल कोर्ट में टाइम लगता है, सिविल कोर्ट में स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, इसीलिए कंज्यूमर कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अगर आप जाते हो आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती। जैसा मैंने आपको बोला 1 लाख रुपए के लिए 6,000 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी सिविल कोर्ट में भरना पड़ता है, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर वो नहीं भरना पड़ता। सिविल कोर्ट के अंदर क्या रहता है? केस दाखिल करना आपके हाथ में, केस का निकाल कब लगना आपके हाथ में नहीं। इसलिए क्या हो गया, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर वो थोड़ा एक्सपीडिएटली हो जाता है। कंज्यूमर कोर्ट होने की वजह से भी क्या हो रहा है, फिर भी कंज्यूमर कोर्ट के अंदर लाखों केस आज पड़े हैं, तो अभी उसको क्या है, इसलिए रेरा निकाला। क्या देखा है, बहुत से बिल्डर लोगों ने बहुत लोगों को फंसाया है, तो अभी उसको कैसा कवर करना, तो ये रेरा निकाला है। ये रेरा की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को, बिल्डर लोगों से जो फंसाने का टाइम जो है वो नहीं हो रहा है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वही अभी वो धंधे के अंदर अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। आप जो भी कर रहे हो आपको वो रेरा के अंदर दिखाना पड़ता है। अगर मुझे कोई बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर्टी परचेस करना, मैंने क्या करना है, रेरा का नंबर लेना है, रेरा के साइट पे जाना है, वो नंबर टाइप करेगा तो मुझे पूरा अगला पिछला मालूम होने वाला है। और वो अगला पिछला होने के बाद वो क्या होने वाला है, मुझे डिसीजन लेने में उसका फायदा होने वाला है कि ये बिल्डर मुझे टाइम पे पोजीशन देगा या नहीं देगा। ये सब वो मुझे मेरे ऑफिस में बैठे बैठे वो रेरा नंबर डालने के बाद मुझे मालूमात होने वाला है। उसके अलावा जो अगर गए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करके है, हम बहुत से लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपना जो दिमाग हम जो इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम क्रिएटिविटी इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में हम पेटेंट ले सकते हैं। अभी हम कोई मशीनरी है, वो मशीनरी के अंदर हमने क्या किया, दिमाग इस्तेमाल करिए, और दिमाग इस्तेमाल करने के बाद हमने क्या हुआ, वो जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है मेरे दिमाग इस्तेमाल करने की वजह से। उसके अंदर वेस्टेज कम हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ज्यादा क्वालिटी का माल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कायदा क्या बोलता है, वो जो हमने क्रिएटिविटी इस्तेमाल किया है उसको आप रजिस्टर करो। जब आप रजिस्टर करोगे तो परमिशन लेना पड़ेगा आपको, एक फिक्स अमाउंट का उन्होंने आपको आपका फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा। दूसरा जो बोलते हैं उसको कॉपीराइट बोलते हैं। आप जो लिखते हो, जिसको लिखने की कला मालूम है, वो लिखाई करते हो, या फिर कोई अच्छा गाता है, वो सब चीजें जो आपकी होशियारी है, आपके होशियारी के आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। और वो रजिस्टर करने के बाद दूसरा कोई अगर इस्तेमाल करेगा तो आपके परमिशन लिए बिना वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर वो इस्तेमाल करेगा तो आपको उनको लॉयल्टी देनी पड़ेगी।
ऐसे इसी तरह से वो IPR रहता है। और उसके आगे का भी एक जो लॉ है उसको आज के तारीख में कारपोरेट लॉ बोलते हैं, जिसके अंदर क्या हो जाता है, अगर मेरे पास कोई बंदा काम करेगा तो मेरे ऑफिस के अंदर जो चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका उसने गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मेरे और उसके बीच में क्या हो जाता है, एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हो जाता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कुछ है अपने ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी को बेचना नहीं, इसका किधर बाहर इस्तेमाल करना नहीं। अगर आप करोगे तो आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। ये तरीके से हर कायदे, हर चीज के अंदर कायदा है। ये कायदा सब आप लोगों के लिए बनाया है, तो इसके अंदर आपको मालूमात करना आपका जिम्मेदारी है। अगर आप मालूमात नहीं करोगे तो आपका उसका तकलीफ होने वाला है। मालूम नहीं होगा तो आपके तरफ से वायलेशन होगा। जिस दिन आपके तरफ से वायलेशन होगा, सामने वाला बंदा आपके ऊपर केस दाखिल करने के लिए बैठे। इसलिए कायदे के बारे में मालूमात करो, उसको फॉलो करो। अगर सामने वाला तकलीफ देता है तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो। ये दोनों तरह से आपको कायदे का नॉलेज होने के वजह से आपको उसका फायदे होने वाला है। मेरे तरफ से खत्म हो गया। आप किसी को भी किसी भी लॉ के बारे में कुछ सवाल है, एक एक करके पूछो, मैं आपका जवाब दूंगा। बोलो बोलो बोलो। चेक अगर बाउंस हो गया और 1 महीने के अंदर सर हमने नोटिस नहीं फाइल किया, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा था कि मैं पेमेंट दे दूंगा, आप नोटिस मत फाइल करो, तो क्या क्या रेमेडी है? जो टाइम दिया है वो टाइम के अंदर उसमें वो करना जरूरी है। नहीं करता है आप आगे जाओ, आप आगे जाओ। जिस दिन उसका पैसा आने वाला है आप उससे पैसा लेने वाले हो। सिर्फ होने वाला क्या है कि आप जो आगे गए उसके अंदर जो खर्चा होने वाला है, सामने वाले को बोलना ये तुम्हारे वजह से खर्चा होने वाला है। अगर आपको इच्छा है मैंने आगे नहीं जाना है तो मुझे पार्ट पेमेंट दे दो, मुझे फ्रेश चेक दे दो, मुझे एक अलग से 500 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर लिख के दे दो कि ये मुझे पैसा देना था, मैं नहीं दे पाया इसलिए मैंने चेक दिया, लेकिन चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस की रकम 10 लाख रुपए है, तो मैं आज के तारीख में आपको 2 लाख रुपए देता हूँ। मैं अलग से आपको 8 लाख का चेक देता हूँ, आपको लिख के देता हूँ। ये 8 लाख का चेक आप 1 महीने के बाद बैंक में भरोगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। इससे वजह से क्या होगा, आपकी पोजीशन बनी रहेगी, सामने वाले को जो सहूलत चाहिए वो भी मिलेगी, आपके भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। सामने वाले को जेन्युइन प्रॉब्लम है उससे भी निकलते जाएंगे। लेकिन जो जेन्युइन है, ये सब जो मैंने बोला वो सुनने के लिए वो तैयार होने वाले। नहीं, जस्ट इन केस कि मेरे पास एक पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, चेक बाउंस कर दिया और मैंने फिर उसके ऊपर एक्शन लिया ही नहीं, तो अभी उससे पास से पेमेंट रिकवर करने के लिए क्या रेमेडी है? क्योंकि चेक तो उसका बाउंस हो गया, या उसने स्टॉप पेमेंट कराया था, चेक बाउंस नहीं हुआ, स्टॉप पेमेंट करा दिया, स्टॉप पेमेंट और फिर भी मैंने चेक बाउंस कराया जाके। स्टॉप पेमेंट किया इसका मतलब उससे कोई फर्क नहीं गिरता। या अगर मुझे आपको 10 लाख देने तो फिर मैं आपको 10 लाख का चेक दूंगा, स्टॉप पेमेंट करूंगा। स्टॉप पेमेंट का मतलब एक एक्स्ट्रा ऑफेंस हो गया। ये 138 चेक बाउंसिंग का केस के अलावा एक 420 हो गया। आपने मुझे चेक दिया, आपका काम क्या है क्लियर करना, आप उसको स्टॉप पेमेंट कर रहे, इसका मतलब आप मेरी चीटिंग भी कर रहे हो। तो अगर टाइम पड़ा तो आप उनके खिलाफ 2 केसेस दाखिल कर सकते। लेकिन मैंने जो बताया इसके आगे क्या करना है, वो जो पीरियड है ना, वो पीरियड ध्यान में रखने का और उसको सामने वाले को बोलने का। नहीं, तो पीरियड अगर तुमने फॉलो नहीं पैसा किया देना- गया, ये अभी हमारा ऐसा केस है कि एक ने हमारा माल लिया, स्टॉप पेमेंट कर दिया, चेक हमने उसका बाउंस करा दिया, अब उसको काफी अरसा गुजर गया है, चेक मेरे पास अभी भी ओरिजिनल पड़ा हुआ है, तो अभी उससे पैसा रिकवर करने का क्या रेमेडी? क्योंकि काफी वक्त हो गया है ये। आपको सिविल कोर्ट के अंदर जाके केस दाखिल करना पड़ेगा उसके। थैंक यू सर। लेकिन और कोई इसके आगे प्रश्न? ध्यान में रखना कि किसी से भी इतना मोहब्बत नहीं करना। नहीं, ये तो सर गोल्डन नॉलेज दिया आपने सर, आपने जो नॉलेज दिया वो तो सर हर बिजनेस वाले को मालूम रहना जरूरी है सर, दैट इज अ गोल्डन नॉलेज दैट यू गिव, सवाल ही नहीं सर। दूसरा बात, थैंक यू सर। दूसरा बात ऐसा है कि जो सामने वाला आपके पास टाइम पास कर रहे हैं ना, उसको मालूम है कि मैं ये टाइम निकाल दूंगा तो ये उसका केस वीक होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली आपको मालूमात नहीं है, सामने वाला जो है उसको मालूमात है, वो एडवोकेट के पास जाके आए, वो क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आपका वो 90 दिन का पीरियड निकाल के दे रहे हैं। आदमी वो क्या करेगा, चलो प्रॉब्लम है, ये पार्ट पेमेंट ले लो, एक अलग सा चेक ले लो, ये जेन्युइन दिख रहा है,
केस मत दाखिल करो, ये मत करो, स्टॉप पेमेंट मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपने आपका आगे बढ़ता जाना है, क्योंकि जिस दिन वो पैसा देगा आप वो उसको उसका चेक वापस दे देंगे और मैटर खत्म करने वाले। ये हिसाब से आगे बढ़ते रहने, रुकने का नहीं बिल्कुल। करेक्ट। आपको जब और पैसा कोई- मिलेगा आप यू कैन विड्रॉ द केस। और कोई पूछने वाला है प्लीज? अजय सर, और कोई? अजय जी? सर, हाँ भी जिसको जिसको छोटा से छोटा चीज भी हो तो पूछो, उसके अंदर कुछ सोचने वाली बात नहीं, पूछो। अजय सर, बोलो। देखिए अगर आप नहीं बोलते बोलता। स्टैम्प ड्यूटी, हेलो, कैन यू हियर मी? ये 100% बोलो। जी देखो, नहीं मैं जो आप बोले कि स्टैम्प ड्यूटी भरने का है करके, तो वो जब मैं केस जीत जाता तो स्टैम्प ड्यूटी में रिकवर नहीं कर सकता? आप अगर सामने वाले के पास पैसा है तो आप उसको पैसा मांग सकते हो, आपके पैसे के ऊपर बैंक रेट से इंटरेस्ट मांग सकते हो, आपका हाँ। कोर्ट के अंदर जो खर्चा है वो मांग सकते हो, आपने एडवोकेट का जो फीस दिया है वो भी मांग सकते हो। पर वो ये कोर्ट सब की, इज चीजें इट लीगल? ये सब चीजें आप उससे मांग सकते हो। पर ये लीगली मैं मांग सकता हूँ ऐसा? ये सब चीजें आप, अगर मैंने आपको पहले ही बोला कि हम 138 के खिलाफ जब कोर्ट में जाते हैं तब पैसे के लिए नहीं जाते। हम हाँ। क्या बोलते हैं कोर्ट को, इसको सजा दो, लेकिन अच्छा। आपने को उसको सजा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपको पैसा देना है। क्या हो जाता है कि सामने वाले के पास आज के तारीख में पैसा ही नहीं, हाँ। आप जो उसके पास पैसा है वो नहीं लोगे तो कल के तारीख में आपको 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला। तो ये टाइम पे क्या करना है, जितना मिलता है उतना ले लो, खत्म। हालांकि आपको अधिकार है, ये सब खर्चा सब मांगने का आपको अधिकार है। थैंक यू सर, ये थैंक यू आपने सर। दाखिल किए, विड्रॉ करना नहीं करना, आप अगर बोलते कि मुझे सामने वाले को अक्ल ही सिखाना है तो आप केस भी विड्रॉ नहीं कर सकते। थैंक यू, आप क्या थैंक यू। कर सकते हो, चेक बाउंसिंग का भी केस दाखिल करके उसको सजा दे सकते हो, और सिविल कोर्ट के अंदर केस दाखिल करके आपका पैसा और पैसे के ऊपर जो खर्चा और उसके ऊपर के इंटरेस्ट मांग सकते हो। थैंक यू सर। सर मेरे पास और एक क्वेश्चन है, अगर हम MSME के अंडर रजिस्टर करें हमारे बिजनेस को, तो उसमें भी कुछ प्रोविजंस है कि पैसा रिकवर करने के लिए उनका टाइम लिमिट है कि 90 डेज में पैसा देना है, तो हाउ स्ट्रांग आर दोस प्रोविजंस? अच्छा है ना, अच्छा नहीं है, अच्छा ना, MSCB के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करना अच्छा है। एक बार आप रजिस्टर करते हो तो वो एसोसिएशन का जिम्मेदारी बनता है कि अगर कोई पैसा नहीं देता है तो वो सामने वाले को बता सकता है कि आप पैसा दे दो, या फिर आपका सामने वाले को बोल सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल करवा देंगे। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आपका मार्केट के अंदर नाम नहीं रहेगा, आपका मार्केट के अंदर नाम बदनाम हो जाएगा, आपसे कोई भी व्यापारी व्यापार नहीं। नहीं, अगर सामने वाला पार्टी हम रजिस्टर कर देंगे एज ए MSME, हम रजिस्टर करेंगे और सामने वाला रजिस्टर नहीं भी रहा, तो कुछ पेमेंट रिकवरी में हेल्प होता है क्या हमारा रजिस्ट्रेशन की वजह से? बराबर है, वो MSCB जो है वो MSCB क्या बोलते हैं ना, वो कायदे के अंदर एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कि दे विल गेट इनटू योर शूज, आपके शूज के अंदर आ जाओगे। जो आपको रिकवर करना है वो MSCB बोलेगी कि ये मुझे रिकवर करना है, और दे विल पुट देयर एफर्ट्स बेस्ट। आपकी जिम्मेदारी वो खुद के ऊपर लेंगे और उसके हिसाब से वो सामने वाले बंदे को बोलेंगे कि यू बेटर पे हिम। थैंक यू सर। मुजम्मिल सुल्ताना कुछ पूछना चाह रहे, पूछिए। अनम्यूट करो पहले। अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो। मुजम्मिल सुल्ताना, आपका हैंड रेज है। हेलो। किसी भी चीज के बारे में, सिर्फ व्यवहार के बारे में भी नहीं, किसी के लॉ के कौन से भी एरिया के अंदर मालूम पूछो, अगर मुझे है तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर मुझे मालूमात कम ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि कल मुझे फोन करो, आपको प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज देने की जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू वेरी मच। तब आपने बोला हेलो, बोलो हेलो, हेलो, बोलो बोलो बोलो। तो आपने लास्ट में बोला कि रेला करके जो निकाला है ना, कंज्यूमर के बाद में जो रेला करके आया है, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? रेरा मैंने आप बोला है कि बहुत से बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं, हाँ एक टाइम पे 4 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ, बराबर है। और 4 प्रोजेक्ट करते रहे, हम एक प्रोजेक्ट में फंस जाते तो 4 ही प्रोजेक्ट के अंदर फंस जाते। तो रेरा के अंदर उन्होंने बिल्डर को एक लिस्ट ऑफ चीजों की कंप्लेंट्स करने को बोला है कि अगर आप
कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन करने का कॉस्ट 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ एक्स्क्रो अकाउंट निकाल के वहां पे जमा करो। अगर कुछ रजिस्ट्रेशन, अगर आप किसी फ्लैट होल्डर से कुछ आप बुकिंग करते हो, रेरा का बोलना है कि ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो पैसा लगता है वो एक खाते में जमा करो और वही यहाँ पे इस्तेमाल करो। अगर आपके पास पहले दिन ही पैसा है तो यह प्रोजेक्ट करने वाले। रेरा के पहले क्या होता था, मैं ए प्रोजेक्ट चालू करता था और बी प्रोजेक्ट चालू करता था। ए प्रोजेक्ट के अंदर आया हुआ पैसा मैं बी में इस्तेमाल करता था। इसकी वजह से क्या हो जाता था, कोई चीज अड़चन आ गई तो ये प्रोजेक्ट भी ब्लॉक हो गया, बी प्रोजेक्ट भी ब्लॉक हो गया, इसलिए वो चीजें। दूसरा बात ऐसा है कि बिल्डर ने कोई कंस्ट्रक्शन करने अगर जब करते हैं तो बहुत सी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। कोई कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसका एक क्वालिटी रहता है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद मैं क्या बोलता हूँ कि मैं आपको एक आउट हाउस दूंगा, मैं आपको एक स्विमिंग टैंक दूंगा, मैं आपको एक गार्डन दूंगा, मैं आपको एक लेकिन ये चीज करते नहीं। तो जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट फॉलो होना चाहिए। ये जो फ्लैट परचेसर है उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये फ्लैट परचेसर जो है वो कौन लोग हैं कि बहुत सालों से जो थोड़ा पैसा जमा किया है वो वहां पे लगा रहे, इसलिए ये रेरा निकाला है, जिसकी वजह से ये फ्लैट ओनर को तकलीफ ना हो जाए। और कोई पूछना चाहता है? मुजम्मिल सुल्तान, हेलो। आप है लाइन पे? और कोई है? हेलो जी बोलो। बोलो। पूछिए। हेलो, पूछिए। हेलो हाँ जी, बोलो ना। हेलो क्वेश्चन पूछिए, आपका आवाज आ रहा है, क्वेश्चन पूछिए। हेलो जी बोलिए ना। अजय सर, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्लियर आ रहा है। जिनको बोलना है बोलो, जिनको तकलीफ है उन्होंने चैट बॉक्स में चैट टाइप करो, निसार पड़ेगा, मुझे बोलेगा, मैं जवाब दूंगा। आप अजय सर। क्लियर ही करने हैं आज को। अजय सर, हेलो। बोलो। और अजय सर, मेरा एक चेक बाउंस का केस था सिविल थाना सिविल कोर्ट में 2018 को। मैंने केस फाइल किया सिविल कोर्ट में, केस बाउंस का केस हुआ, सामने पार्टी का फैक्ट्री बंद हो गया, फिर भी वो क्लाइंट कोर्ट में नहीं आया है और केस अभी भी पेंडिंग है। ऐसे इसमें क्या करना चाहिए? वो अगर केस पेंडिंग है का एक अच्छा बात ऐसा है कि आपका क्लेम आज की तारीख में भी जिंदा है। राइट। सामने वाला का क्या हुआ है, सामने वाला का बिजनेस में प्रॉब्लम आ चुका है, इसलिए उसके फैक्ट्री में ताला लगा है। अगर आपने केस लगा के अच्छा काम किया है, अगर केस नहीं लगाएंगे तो वो लिमिटेशन के बाहर चला जाएगा। लेकिन आपका केस दाखिल है, उसको 2 साल हो गए, क्लाइंट अभी कोर्ट में नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो वो कहाँ पे उसका वेयर अबाउट्स आपको निकालना पड़ेगा, उसके खिलाफ वारंट निकालना पड़ेगा, पुलिस को साथ में लेके जाके उसको अरेस्ट करके कोर्ट के अंदर लाना पड़ेगा। देख, पुलिस उसको जाती है, वो मिलता नहीं है, या तो वो निकलेसी करता आने के लिए। हाँ, इसीलिए हमने क्या करना है, वो कहाँ पे रहता है इसके बारे में हमने जानकारी लेनी है, कोर्ट से वारंट लेना है, पुलिस चौकी में जाना है, पुलिस को साथ में अपने लेके वो दिखाना है कि ये बंदा है, उसका घर, फिर पुलिस को उसको अरेस्ट करने के बजाय दूसरा कोई चारा रहने वाला नहीं। ओके। और कोई पूछना चाह रहा है? एनीबॉडी एल्स? लॉ का कोई भी एरिया, ऐसा कुछ नहीं, किसी व्यापार के व्यवहार के बारे में ही नहीं, किसी भी लॉ का, जैसे अभी रेरा के बारे में पूछा, ऐसा किसी भी लॉ के बारे में पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। और कोई है पूछने वाला? अजय सर, दूसरा क्वेश्चन ये था, पूछो। हम लोग इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस में अब 18% जीएसटी लगाते हैं,
जीएसटी लगा के बिल रेज करते हैं साहब क्लाइंट को, और क्लाइंट पेमेंट देने में लेट करता है। कमिटमेंट के हिसाब से 30 डेज का होता है, तो कमिटमेंट के हिसाब से वो 90 डेज भी लेट करता है। और हमने तो जीएसटी ऑलरेडी पे किए गवर्नमेंट को, वो सही। तो इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट उनसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? लेना चाहिए ना। आपका जो इनवॉइस है वो इनवॉइस के अंदर प्रॉपर लिखा पड़ी होना चाहिए। अगर वो लेट करता है तो उसने आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। अगर वो नहीं देता है तो आपके लिए कायदे के दरवाजे खुले हैं। ये व्यवहार है, ये व्यापार है। इतने दिनों के अगर मैं गवर्नमेंट को वो अगर जीएसटी का रकम भरता हो तो सामने वाले की जिम्मेदारी है कि मुझे वो टाइम पे पैसा देना ही देना है। कितना परसेंट इंडिया रहता है उससे? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना परसेंट होता है? जो पेमेंट मेरे इनवॉइस में मैंने लिखा हूँ मुझे 30 डेज में पेमेंट मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो 18% मैं आपको पेनल्टी मारूंगा। बराबर। तो अगर वो नहीं देता है तब आप उसको नोटिस भेज के आपको बोल सकते हैं या अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन था 30 दिन के बारे में तो आपने व्यापार करने के टाइम मुझे बोलना चाहिए था। अगर आपको 80% के बारे में कुछ ऑब्जेक्शन था तो जिस दिन आपने मेरे से व्यापार किया उस दिन आप मुझे बोल सकते थे कि मुझे ये 18% मंजूर नहीं, मुझे ये 30% मंजूर नहीं। आपने पहले दिन मुझसे व्यापार किया, मेरा वो 30 दिन का और 18% का आपने उसी दिन आपने एडमिट कर लिया था। अभी आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो मैं आपको कायदे के हिसाब से नोटिस भेजूंगा। ओके, अभी मैंने क्लाइंट को मटेरियल डिस्पैच किया, उसका चलान का साइन लिया, बाद में इनवॉइस भेजा, इनवॉइस उससे रिसीव किया, मटेरियल यूज किया। तो मटेरियल यूज करने बाद में वो कितने दिन तक वो डिफॉल्ट दिखा सकता है हमारे मटेरियल के अंदर? खराब था इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, या मटेरियल पर मिला मुझे नहीं चला इसलिए मैं आपको पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। उसका क्या प्रॉब्लम है उससे अपने को कोई मतलब नहीं। वो अगर डिफॉल्ट करता है, उसने अपने नोटिस नहीं भेजा, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसकी जिम्मेदारी अपने को इंटरेस्ट देने की। आपने उसको क्या कंसिडर करना, आपने 18% लेना, 16 लेना, 14 लेना, 10 लेना, नहीं लेना, वो आपका पर्सनल है। ओके, लेकिन ऑन पेपर क्या बोलता है कि 30 दिन के अंदर आपने नहीं देने के बाद 18% से इंटरेस्ट चालू हो जाता है। आप उसको मांग सकते हैं, उसको आपको देना पड़ेगा। वेरी गुड, थैंक यू सर। अगर मटेरियल लेने के बाद उसमें उसने डिफेक्ट निकाला तो उसका नोटिस भी नहीं डिफेक्ट है तो डिफेक्ट निकालेगा, अगर डिफेक्ट नहीं है तो फिर डिफेक्ट नहीं। समटाइम्स क्या है कि अभी उसने मान लिया पोस्ट डेटेड चेक दिया, लेकिन चालाकी ऐसा करते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक आने के डेट आने के पहले मटेरियल में डिफेक्ट निकालता है कि आपका मटेरियल डिफेक्टिव है और स्टॉप पेमेंट करता है। तो क्या करना चाहिए? स्टॉप पेमेंट करने का किसी को अधिकार नहीं। स्टॉप पेमेंट करने का किसी का अधिकार नहीं। अगर आपको माल में डिफेक्ट निकालना है तो मैंने आज डिलीवरी ली तो मैंने कल उसको डिफेक्ट निकालना चाहिए। जब आप माल का पोजीशन लेता है तब पोजीशन लेते टाइम आपको क्या उसके अंदर डिफेक्ट निकलना, वो टाइम पे डिफेक्ट निकाल। वेरी गुड। आप मुझसे डिलीवरी मत लो, आप डिलीवरी के टाइम बोलो इसके अंदर डिफेक्ट है, मैं वो माल वापस लेने को तैयार हूँ, मैं आपको रिप्लेसमेंट देने को तैयार हूँ। आप मुझसे डिलीवरी लेंगे, कुछ दिन माल आपके पास पड़ा रहेगा, पेमेंट के टाइम आप बकवास करोगे कि ये इसके अंदर डिफेक्ट है, ये कायदे को मंजूर नहीं। थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी गुड। और कोई पूछना चाहता है? अदरवाइज वी क्लोज द मीटिंग। प्रोप्राइटर कंपनी में ट्रेडमार्क या लोगो का कितना इंपॉर्टेंस है, और इज इट नेसेसरी है क्या प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर? पर्टिकुलरली कंसल्टेंसी है, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी है, प्रोप्राइटर है और समझो नाम है, लोगो है, तो ये रजिस्टर करना जरूरी है क्या? प्रोप्राइटरी का और लोगो रजिस्ट्रेशन का कोई संबंध नहीं। हाँ, एक बात, अगर मैं कल मेरा खुद का बिजनेस चालू करके मर्सिडीज बेंच का लोगो इस्तेमाल करूंगा तो मर्सिडीज बेंच मेरे खिलाफ कुछ करोड़ रुपए का दावा करेगी। चितले जो ब्रांड है पुणे के अंदर, चितले का नाम अगर इस्तेमाल करके कल मैं मिठाई बेचने जाऊंगा तो चितले मेरे खिलाफ करोड़ रुपए का केस दाखिल कर देगी। आप जो
लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा प्रॉपर्टी रिलेटेड टाइम हम सर्च लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं, उसी तरह से आप धंधे के अंदर जो ग्राफिक बनाते हो, जो आप डिजाइन बनाते हो, जो नाम रखते हो, ये हम लोग क्या करते हैं, सर्च लेते हैं कि ये तरीके का लोगो, ये तरीके का ब्रांड नेम कोई भी दूसरे ने रजिस्टर किया है क्या। अगर वो रजिस्टर किया तो हम आपको बोलेंगे कि ये नाम आप लगा नहीं सकते, ये लोगो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप वो इस्तेमाल करोगे तो वो आप उसको कायदे के अंदर इन्फ्रिंजमेंट बोलते हो, उसका जो उसने जो रजिस्टर किया है वो रजिस्टर के ऊपर आप बाधा ला रहे हो। तो सामने वाली बड़ी कंपनी है तो आपके खिलाफ क्या करोगे, करोड़ रुपए की नोटिस ठोक देगी। इसीलिए कोई भी लोगो इस्तेमाल करने के पहले, कोई भी ट्रेड नेम इस्तेमाल करने के पहले आपका खुद का बनाओ। उसका खर्चा बहुत नॉमिनल है, लेकिन आप उसको बिना देखे अगर वो नाम लोगे, वो लोगो लोगे, वो ग्राफिक लोगे, वो उसका बारे में इस्तेमाल नहीं, मालूमात नहीं करोगे, आज नहीं तो कल आपको फटका बैठने वाला है। अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा चलेगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा मार्केट में चलने वाला, आपका कॉम्पिटिटर क्या बोलेगा कि इसने ये रजिस्टर नहीं किया है, तो वो आपके नाम से रजिस्टर करेगा, आपको तकलीफ होने वाली है। इसलिए ये सब कुछ है, ये रजिस्टर करो, इसका आपको फ्यूचर में फायदा होने वाला है। ये ब्रांड नेम आपके नाम से चलने वाला है। आपका कौन सा प्रोडक्ट कल क्या ऊंचाई पे जाने वाला है, अल्लाह ताला को मालूम है। आपने क्या करना है, जिस दिन शुरू करोगे उसी दिन उसको रजिस्टर करो। तो प्रोडक्ट के ऊपर जो आर डालना चाहिए तो टीएम डालना जरूरी है ना रजिस्टर करने बाद में? वो प्रोसेस रहता है, चिटले के ऊपर हमको आर डालना, प्रोसेस रहता है। जब आप ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर करते हो तब वहां पे वो टीएम लिखा रहता है। टीएम का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस के अंदर है। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वो टीएम हट जाता है, वहां पे आर आ जाता है। आर का मतलब क्या है, रजिस्टर। टीएम का मतलब क्या है, ये प्रोसेस में है। तो जो शाना आदमी है वो आपके जो नाम है, आपका जो ग्राफिक है उसके अंदर छेड़छाड़ी नहीं करेगा। जो करेगा तो आप उसके खिलाफ केस दाखिल कर सकते हो। थैंक यू। इसका मतलब अगर टीएम है, जैसे मैंने मेरे कंपनी का ऑलरेडी किया है, अभी टीएम किया है, तो वो लोगो और वो सिमिलर नेम मैं यूज कर रहा हूँ, सिमिलर और समवेयर मैचिंग नेम दूसरा कोई इस्तेमाल कर सकता है तो भी कोर्ट में ले खींच सकते हैं क्या हम उसको? अगर सामने वाला कोई करेगा तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो और उससे आप कुछ लाख रुपए का, कुछ करोड़ रुपए का आप दावा कर सकते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा ब्रांड है, ये मेरे ब्रांड की वैल्यूएशन रहती है। आपकी प्रॉपर्टी की जैसी वैल्यूएशन है ना, वैसा हर प्रोडक्ट का, हर ब्रांड का एक वैल्यू रहता है। वो ब्रांड की वैल्यू तय करने वाले लोग मार्केट के अंदर बैठे हो। आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि आपने मेरे करोड़ रुपए का जो मेरा ब्रांड वैल्यू, उसने आपने क्या है उसको, आपने उसको छूने की कोशिश की है, तो मैं आप मुझे लाख रुपए, कुछ लाख रुपए आप मुझे देना लगते हो क्योंकि आपने छेड़छाड़ी की है। थैंक यू। आप कोई भी पिक्चर देखने जाओगे तो पिक्चर के पहले वो सर्टिफिकेट दिखाया जाता है कि ये रजिस्टर है, इसके अंदर की कोई चीजें आपने ये हाथ लगाने के नहीं। हर कैरेक्टर के बारे में बोला जाता है कि ये कैरेक्टर जो है वो किसी से सिमिलर नहीं है। सर परचेज ऑर्डर के बदले में अगर ईमेल कंफर्मेशन लिया और बाद में उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि मेरे को मटेरियल नहीं चाहिए, मटेरियल मेरे पास आ गया, तो लीगली हम लोग फाइट कर सकते हैं थ्रू ईमेल? परचेज ऑर्डर क्या था, जब हम और आप सामने सामने मिलते थे परचेज ऑर्डर थी। अभी आप मेल कर रहे का मतलब क्या कर रहे हैं, वही परचेज ऑर्डर आप कंप्यूटर के द्वारा उसको पहुंचा रहे, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो वो परचेज ऑर्डर का और आप ईमेल के थ्रू जो परचेज ऑर्डर भेज रहे उसकी अहमियत सेम है। परचेज ऑर्डर के अंदर जो कागज पे लिखा है वही है आपके ईमेल के फॉर्मेट के अंदर जाने वाला है। वो फॉर्मेट को फॉलो करो, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज मत करो। नहीं, वो सिर्फ ईमेल कंफर्मेशन देते हैं कि प्लीज प्रोवाइड दिस लैपटॉप दिस ये, तो वो परचेज पीओ के अंदर पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है। मेल का है, मेल को आपको बेनिफिट होने वाला है,
वो मेल का मतलब क्या हो रहा है, वो आपको कुछ डिमांड कर रहा है, कुछ मांग रहा है, ओके तो वो मेल का आपको फायदा होने वाला है। थैंक यू। आपको मेल गया इसलिए आपने उसको कंप्यूटर सप्लाई किया। अगर वो मेल के थ्रू आपको कंप्यूटर नहीं मांगता था, हार्डवेयर नहीं मांगता था, तो आप देने वाले नहीं थे। इसलिए उसने भेजा हुआ मेल का आप इस्तेमाल कल कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। करेक्ट। कोई है और कोई है अदरवाइज वी क्लोज द मीटिंग। यस इज हेलो। हेलो बोलो। हाँ साहब, आपने वो एक ड्रामा था, मराठी ड्रामा। खोलना है हेलो, तो वो बोलो। it is preferred to be a private or company or proprietorship is what is better for business. आपका आवाज क्लियर नहीं आया, वापस एक बार पूछो। कोई नया कंपनी खोलना है तो गुड के एक पर्सन कंपनी के तौर पे रजिस्टर करे या एलएलपी के रजिस्टर डबल आवाज आ करे, रहा है आपका, आवाज प्राइवेट डबल आ रहा लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप के तौर पे रजिस्टर। What advantage आपका of वीडियो बंद करो, आपका वीडियो बंद करो, आवाज क्लियर आ जाएगा। वीडियो बंद करके बात करो। नहीं मैंने म्यूट है। आपकी बेटा आवाज आ रही है? आपका वीडियो बंद करो, फिर आपका अभी आवाज बेटर क्लियर आवाज आ आ रही है जाएगा। क्या? मैं आपका जवाब दूंगा। हेलो, बोलो। हाँ नहीं, अगर नई कंपनी हमको रजिस्टर करनी है तो इज इट बेटर कि हम उसको 1% कंपनी से रजिस्टर करें, या तो प्रोवाइडर रजिस्टर करें, या तो एलएलपी रजिस्टर करें, या तो फिर प्राइवेट लिमिटेड करना, किसमें ज्यादा एडवांटेज है? सब प्रोप्राइटरी का पर्पज अलग है, पार्टनरशिप का पर्पज अलग है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पर्पज अलग है, प्राइवेट लिमिटेड का पर्पज अलग है। आपका क्या पर्पज है? प्रोप्राइटरी के अंदर यू आर अ सोल ओनर, पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग ओनर है, लिमिटेड लायबिलिटी का अंदर ऐसा है कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, लेकिन 20% के लिए सिर्फ मैं लॉस के लिए उसके अंदर मैं आई एम ओनली लायबल फॉर 20% लॉस। प्राइवेट लिमिटेड में क्या रहता है, 2 से ज्यादा डायरेक्टर रहते हैं। हर चीज जो आप कर रहे हो उसका एक स्पेसिफिक पर्पज है। अगर मैं अकेला बिजनेस करने वाला हूं तो पार्टनरशिप रजिस्टर करने का सवाल नहीं है। कोई चीज के अंदर मेरे पास एक चीज की नॉलेज है, दूसरा चीज मेरे पास नहीं, इसलिए मैं पार्टनर ले रहा हूँ, तो मेरा नॉलेज मैं इस्तेमाल करूंगा, पार्टनर का नॉलेज मैं इस्तेमाल करूंगा। कोई बंदा ऐसा है कि जिसके पास एग्जीक्यूशन पावर है लेकिन मनी पैसा नहीं है, तो दूसरा वाला बोलता है कि चलो मैं पैसा डालता हूँ, वो सब पार्टनरशिप के अंदर लिखा जाएगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन पैसा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही है वापस। मेरा काम है पैसा लगाना, दूसरा बोलता है मेरा काम है एग्जीक्यूशन करना, धंधा चलाने का काम मेरा। ये तरीके से हर चीज का प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, ये सब चीजों का अलग अलग पर्पज है। आप बिजनेस करते टाइम आपको क्या पर्पज आपके दिमाग में है, अगर आप एडवोकेट से बात करोगे तो एडवोकेट आपको सजेस्ट करेगा कि यू गो फॉर प्रोप्राइटरी, यू गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड और यू गो फॉर एलएलपी। नहीं, rather than going for a proprietorship, can we go for a 1% company? तो दोनों में क्या डिफरेंस है? वापस वही है कि वन कंपनी जो लॉ के अंदर कंसेप्ट निकाली है उसका पर्पज अगर उसके हिसाब से सर होता है तो यू कैन गो फॉर वन कंपनी, दैट इज नो। चलो थैंक यू। और कोई है? और अभी जो डिस्कशन चल रहा है, अभी जो डिस्कशन हो रहा है उसका एक्सटेंडेड कुछ चाहिए, कल आप मुझे फोन कर लीजिए, आपके जो सवाल है उसका जवाब दिया जाएगा। अभी जो है उससे भी आपको भी कुछ लगा तो और भी ये पूछना जरूरी था, नहीं पूछा क्या, कल दिन भर में आपका कुछ कभी भी बोलूँ। अजय सर तुमचा नंबर शेअर करा, बाकी रह गए। अजय सर तुमचा नंबर शेअर करा। निसर भाई अपने चैट पे नाम और मोबाइल नंबर। सर और एक क्वेरी था। हेलो, लास्ट क्वेश्चन, ये हाँ सर, एडवांस पेमेंट के लिए चैम्बर का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अजय बाब का नाम नंबर शेयर करूंगा, जिसको भी सवाल पूछना है उस पे। ओके ओके, यस जी
अजय साहब, So thank you very much, Ajay. So nice Hello, of you Ajay to sir. give so much time. बोलो बोलो बोलो. नहीं आपने वो एक मराठी ड्रामा था साहब, तो मी नवेच, तो आपने देखा था क्या? हाँ जब देखा था आप? तो अभी आगे हाँ? अजय सर ये नहीं सुनो ना अजय साहब, अजय सर ये हेलो, मुझे 23 साल ये अजय से मैं सर प्रैक्टिस आए। करूं। नहीं ये तो मी अजय वाले नवेच ड्रामा है। आपने देखे ना? हेलो, आपने देखा था ड्रामा? देखा तो अभी देखा, अगर देखा, ऐसा देखे। ऐसा ऐसा अभी देखा कुछ ना। करना है तो आप हेल्प कर सकते हैं क्या? ये तो कोई जो करता है वो पर्पसफुली नहीं करता. अगर आप यरोडा जेल में क्या बोले? जाओगे तो यरोडा जेल के अंदर तुम्हें इंजीनियर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, बड़े बड़े होशियार हाँ। लोग मिलेंगे. उनके हाथ से जो गुनाह हो जाता है वो हैबिचुअल ऑफेंडर अच्छा, नहीं है. वो गुनेगार हाँ, लोग हाँ, नहीं है. कुछ घटना ऐसी घटती है उनके जिंदगी में जिसके वजह से उनको किसी को मर्डर करना पड़ता है, किसी को मारना पड़ता है. तुम यरोडा जेल के अंदर जाओगे तो उसके अंदर बड़े बड़े होशियार लोग हैं. तो किसी आदमी से कुछ गलती हो जाती है तो हम उसके लिए हमारी लीगल सर्विस देने को तैयार है. डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डॉक्टर उसको पूछता नहीं है तू कौन है, तो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है. डॉक्टर उसका काम करता है, उसका सर्विस चार्जेस नहीं, लेता है. वो हिसाब से कोई भी तुमसे ये कुछ एक भी जोक करेगा. था कि तो मैं नवेश बोल के मैं बोला तो अजय साहब ऐसे काम करने के लिए आइडिया दे सकते हैं क्या? नहीं ऐसा कोई गलत करेगा तो बिल्कुल आइडिया नहीं दूंगा. आप कुछ गलत हो जाता है तो मैं अच्छी पक्का बात. करूंगा. कोई तो हैबिचुअल है, क्रिमिनल है, आप ये चाहते हैं कि ये सब करके फिर मैं आपके पास आऊं? अगर कोई इंटेंशनली करेगा तो फिर भी सर्विस अच्छी देने के बात, लिए चलो बैठे. अच्छी. लेकिन हम आपको क्या बोलेंगे कि ऐसा मत चलो. करो. आप क्या बीवी बच्चों वाले आदमी हो, आप मार्केट में चलने वाले आदमी हो, आपका धंधा करो, आपके परिवार के साथ रहो, आपके कम्युनिटी के साथ रहो. चलो ऐसा वेरी हम आपको नाइस, पक्का वेरी अच्छा नाइस, सलाह देंगे. लवली अजय सर तुमचा नंबर सेशन. थैंक यू. शेअर करा. अजय सर तुमचा नंबर शेअर करा. नंबर मी आता चार्टवर टाकलाय. सागर निसार थँक्यू आपल्याला थँक्यू. परत नंबर देतील. चार्ट बॉक्सला टाकले मी आता. दसऱ्याच्या शुभेच्छा. आणि नंबर डाल सागर दूंगा. निसार- नासिर भाई मैं क्या करूंगा, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अजय बाग का नंबर डालूंगा. अजय बाग इज अ वेरी गुड फ्रेंड, इज लाइक अ ब्रदर टू अस. थँक्यू थँक्यू. तो उसका अजय सर, नंबर क्या आपको क्या- मैं बिल्कुल सागर शेयर करूंगा. सागर मेरा बड़ा भाई है. सागर निसार मेरा बड़ा भाई है. ओके. और कब से बड़ा भाई है, हम एक दूसरे को 20 साल से रोटरी में पहचान. बिल्कुल बिल्कुल. रोटरी के अंदर जो थोड़ा बहुत सीखा है वो सागर निसार से सीखा भाई. त्या दसऱ्याच्या नहीं, नहीं, शुभेच्छा. नहीं, फॅमिलीला तुम्हाला दसऱ्याच्या शुभेच्छा. इतने बुजुर्ग आदमी को मेरे से 10 साल से बड़ा है, लेकिन रोटरी का जो है हम सिंगल नाम से ये करते हैं. Yes. अदरवाइज मैं उसको सिंगल नाम से बोलने की मेरी नहीं औकात नहीं, नहीं यू हैव है. ऑल द राइट लेकिन यार, वो यू हैव ऑल द दोस्ती, वो राइट. भाईचारा जो है, की वजह से मैं उसको बड़ा भाई है, बड़े भाई के हिसाब से उससे बात कर रहा हूँ. वेरी Thank नाइस, you, अजय वेरी सर so नाइस तुमच्या सर. फॅमिलीला थँक्यू सर. तुमच्या फॅमिलीला शुभेच्छा. दसऱ्याच्या शुभेच्छा. थैंक यू. Thank you. Happy so much. Dussehra थैंक to यू all of सर, you. थैंक यू. वेरी नाइस, वेरी Very नाइस. much we call of the meeting. और मेरे को ऐसा लगता है कि ये हम YouTube पे भी डालेंगे, so that lots of benefit can be taken by people who have not come in. And for today it is Allah Hafiz. Thank you very much Ajay. So nice of you to give lots of time. बार बार आते रहेंगे. We come to help, take help from you every now and then. जैसा कि आपने प्रॉमिस किया, आप हमको और भी स्पीकर्स देंगे. So we will be together. Allah Hafiz everybody. अल्लाह हाफिज. Allah.